Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, we will be covering the next part of chapter number 5 of ACCA F9, and the name of the chapter is Asset Investment, Decision and Capital Rationale. तो अभी तक हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा था दैट वाज कि अगर हम कोई भी एसेट परचेज़ करते हैं तो या तो हमें एसेट को बाय करना है, परचेज़ करना है, या फिर हम उसको लीज पे लेते हैं. हमने ये चीज़ देखी थी. अब हम पढ़ेंगे replacement decisions using equivalent annual cost, in short, which is called EAC, and equivalent annual benefit, which is EAB. अब इसका मतलब क्या है, ये टॉपिक हमें क्या बता रहा है. देखो गाइस, लेट्स से एक एसेट है, ठीक है, ईयर 0, 1, 2, 3, 4. एक एसेट हमने परचेज़ किया 0 ईयर में, हमने लेट्स से इसके $20,000 पे करे, तो ये हमारा कैश आउटफ्लो हो गया. इसने हमें फर्स्ट ईयर में रिटर्न दिया लेट्स से 25,000, नेक्स्ट ईयर में रिटर्न दिया 5,000. एक ऑप्शन हमारे पास ये है, ठीक है. या चलो एक काम करते हैं, इसमें भी रिटर्न्स की बात नहीं करते क्योंकि रिटर्न्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो दैट विल नॉट बी अ गुड आइडिया. तो सिंपल पहले मैं EAC की बात करता हूँ, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट. तो लेट्स से मेरा ये एसेट है 20,000 का. पहले साल इस एसेट के लिए मुझे 3,000 देने पड़ेंगे मेंटेनेंस के लिए. पहला साल जब ख़त्म हो जाएगा और मुझे यही एसेट अपने पास रखना है तो 3,000 मुझे मेंटेनेंस के देने पड़ेंगे. अगले साल अगर इस एसेट को मैं रखूँगा तो मुझे 6,000 मेंटेनेंस के देने पड़ेंगे. थर्ड ईयर अगर एसेट को रखूँगा तो मुझे 10,000 मेंटेनेंस के देने पड़ेंगे. फोर्थ ईयर अगर एसेट को रखूँगा तो हो सकता है मुझे 12,000 मेंटेनेंस के देने पड़े. क्यों? जितना एसेट पुराना होता चला जाएगा उतनी उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी. यही होता है ना हमारा, जब भी हम कोई मशीन परचेज़ करते हैं, कार परचेज़ करते हैं, तो जितनी ज़्यादा पुरानी कार होती है उतनी उसकी एनुअल मेंटेनेंस बढ़ जाती है. तो ये हमारी एनुअल मेंटेनेंस है. अब मेरे पास कुछ ऑप्शन है कि मैं चाहूँ तो फर्स्ट ईयर एंड में, आफ्टर मेंटेनिंग दिस, फर्स्ट ईयर एंड में मैं इसको 17,000 का सेल कर दूँ. दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन आई हैव. सेकंड ऑप्शन कि मैं सेकंड ईयर तक इसको रखूँ और सेकंड ईयर यूज़ करने के बाद इसको मैं 14,000 का बेच दूँ. दिस इज़ ऑप्शन बी. ऑप्शन सी, ये हटा देते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा. ऑप्शन सी कि इस एसेट को थर्ड ईयर तक रखने के बाद मैं इसको लेट से 12,000 का बेच दूँ. This can be sold for 12,000. So there are multiple options I have कि या तो मैं A ऑप्शन चूज़ करूँ, मतलब मैं एसेट को अभी परचेज़ करूँ, एक साल यूज़ करूँ और मेंटेन करूँ और एक साल बाद 17 का बेच दूँ. देन दोबारा से एक एसेट परचेज़ करूँ, देन उसको यूज़ करूँ 3,000 मेंटेनेंस पे करके दोबारा से बेच दूँ. तो या तो मैं सिर्फ इतना ही सर्कल फॉलो करूँ, या फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं 2 साल एसेट को चलाता हूँ, 2 साल बाद सेल करता हूँ और 2 साल बाद आई अगेन बाय द एसेट फॉर 20,000 और उसके बाद दोबारा से हमारा मेंटेनेंस लगेगी 2 साल की. 2 साल बाद दोबारा से हम एसेट को बेच देंगे. तो ये होता है हमारा रिप्लेसमेंट डिसीजन. हमें ये देखना है कि क्या हम एसेट को 1 साल बाद बेचें, वो बेनिफिशियल है, या फिर एसेट को हम 2 साल बाद बेचें, वो बेनिफिशियल है और नया एसेट परचेज़ करें, या फिर 3 साल बाद एसेट को परचेज़ करें, सेल करके नया एसेट परचेज़ करें, वो ऑप्शन. तो यहाँ हमें ये समझाया जाएगा, ठीक है. दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट डिसीजंस. वंस द डिसीजन हैज़ बीन मेड टू एक्वायर एन एसेट फॉर लॉन्गर टर्म प्रोजेक्ट, it is quite likely that asset will need to be replaced periodically throughout the life of the project, where there are competing replacements for a particular asset. जैसे मैंने बताया, मल्टीपल ऑप्शंस है मेरे पास. या तो एक ही ऑप्शन होता फिर तो ज़रूरत ही नहीं थी इस टॉपिक की, कि मेरे को पता है कि मान लो 2 साल बाद मुझे एसेट सेल करना है 14,000 का, मेरे पास एक यही ऑप्शन है, हर 2 साल बाद मुझे एसेट चेंज करना है. तो फिर तो मुझे पता ही है कि 2 साल बाद एसेट चेंज करना ही करना है, तो फिर तो मुझे टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं. तो वेयर देयर आर कंपीटिंग रिप्लेसमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वी मस्ट कंपेयर द पॉसिबल रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी अवेलेबल. ये प्रॉब्लम कब आती है? जब इक्वलेंट एसेट्स अवेलेबल आर लाइकली टू लास्ट फॉर डिफरेंट लेंथ ऑफ टाइम. कि सेम एसेट हम 3 साल भी रख सकते हैं, सेम एसेट 4 साल भी रख सकते हैं, सेम एसेट 5 साल भी रख सकते हैं. ऑन द एसेट वंस बॉट मस्ट बी रिप्लेस्ड और रेगुलर इंटरवल्स, के एसेट को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, मे बी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल थिंग, मे बी बिकॉज ऑफ अपग्रेडेशन, और मे बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग. उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हर साल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो हमें देखना पड़ेगा. द डिसीजंस वी आर कंसर्न विद हियर इज़ हाउ ऑफन शुड द एसेट बी रिप्लेस्ड. तो इसका इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है. फॉर्मूला क्या है? EAC मीन्स इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट. आई विल राइट हियर equivalent annual cost is equal to present value of cost. present value जो आज की उसकी present value है, not NPV. NPV नहीं,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट अपॉन एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट अपॉन एन्युटी फैक्टर, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कब आती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे क्यों नहीं यूज हुआ? नेट प्रेजेंट वैल्यू मीन्स ऑल आउटफ्लोज माइनस ऑल इनफ्लोज। जब सारे आउटफ्लोज जो प्रोजेक्ट के होते हैं उसमें से हम सारे इनफ्लोज माइनस कर लेते हैं, जो हमें रिटर्न आएगा, तब हम उसको बोलते हैं एनपीवी। बट यहाँ पे हम एनपीवी नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे कॉस्ट देखते हैं। याद रखना, यहाँ पे इससे कितना रिटर्न, ये हमें बाद में पढ़ेंगे हम, इसमें कितना रिटर्न इस एसेट से हमें हर साल आ रहा है उसको हमें नहीं देखना। हम सिर्फ जो मैंने बताया कॉस्ट और एनुअल रिप्लेसमेंट वैल्यू के एसेट कितने का ट्रेड इन होगा, कितने का सेल होगा, वो हमें देखना है। कितना हमें इनफ्लो आ रहा है वो हमें इस टॉपिक में देखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम यहाँ पे देखेंगे ईएबी में, ठीक है। तो इक्वल एंड एनुअल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट अपॉन एन्युटी फैक्टर। तो अगर तुम इसको लॉजिक लगाओ ना गाइस, लॉजिक लगाओ, तो ये एक तरह से दिस इज लाइक एन एवरेज कॉस्ट, दिस इज लाइक एन एवरेज एनुअल कॉस्ट, दिस इज लाइक एन एवरेज एनुअल कॉस्ट। कैसे मैं तुम्हें समझाया तो, क्योंकि हर फॉर्मूले के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, जिनके पीछे नहीं होता वो लर्न करने पड़ते हैं, जिसके पीछे होता है वो मैं समझा देता हूँ। अब इसको, ये जो फॉर्मूला है, अगर तुम इसको फॉर्मूले को ऊपर नीचे करो तो क्या हो जाएगा? एन्युटी फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, अगर मैं इक्विवेलेंट एनुअल हटा दूँ, दैट मीन्स कॉस्ट इनटू एन्युटी फैक्टर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। यही होता है। इसको देख के शायद तुम्हें थोड़ा थोड़ा कुछ माइंड में याद आ रहा होगा। क्या याद आ रहा होगा इसको देख के? कि कॉस्ट, लेट्स से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मेरी सेम कॉस्ट है 10,000, 10,000, 10,000, सेम वैल्यू है मेरी, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू लेट्स से 909, 0.826, 0.23, 0.761, जो भी है, जैसे मान लो ये 3 है, तो या तो मैं इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अपना प्रेजेंट निकाल लूँ वैल्यू, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 10,000 इंटू इन सबका एन्युटी फैक्टर, मतलब इन सबका टोटल, तो 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.761, ये जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इसका पूरा आता है 2। सो दैट मीन्स 20,000 ये मेरा आ रहा है नेगेटिव। सो 20,000 क्या हो गया? 20,000 इज दी प्रेजेंट वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का हमारा ये तरीका होता है कि जो भी हमारी इक्वल कॉस्ट होती है, कॉस्ट इंटू एन्युटी फैक्टर। तो मैंने क्या किया? कॉस्ट इंटू एन्युटी फैक्टर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर कर दिया, तो मेरी आ गई ऑन एन एवरेज कॉस्ट। जनरली क्या होता है, यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट हर साल बदलती रहती है, सेल वैल्यू बदलती रहती है, तो हम एक ओवरऑल एवरेज देखते हैं कि ऑन एन एवरेज कॉस्ट हमें एसेट की कितनी पड़ रही है हर साल, ऑन एन एवरेज कितनी कॉस्ट पड़ रही है। लेसर दी कॉस्ट, लेसर दी कॉस्ट बेटर दी प्रोजेक्ट। तो जितनी इसकी एनुअल कॉस्ट हमें ऑन एन एवरेज एनुअल कॉस्ट कम पड़ रही है, उसको हम ज़्यादा बेटर मानते हैं, ठीक है। तो हम जब हमें 2-3 प्रोजेक्ट्स दिए होते हैं या एक ही प्रोजेक्ट के 2-3 ऑप्शन दिए होते हैं, हम सारे सिनारियोज़ में क्या निकालेंगे? EAC, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, और जिस भी केस में सबसे लेस कॉस्ट आ रही होगी वहाँ पे हम अपना आंसर निकालेंगे। आज की इस वीडियो के जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ वो मैं कराने वाला हूँ नॉर्मल, नॉट स्प्रेडशीट पे, क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे को मैसेज आए थे कि सर आप नॉर्मल क्वेश्चंस भी कराया करो, डायरेक्टली स्प्रेडशीट्स पे ना कराओ, क्योंकि कुछ बच्चे स्प्रेडशीट नहीं यूज़ करते, वो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो इट्स बेटर कि आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कराओ। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। एक काम करते हैं, इस चीज़ को भी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं तुम्हारे को एक क्वेश्चन कराता हूँ, उस क्वेश्चन के बाद हम चीज़ें समझेंगे। सो क्वेश्चन इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 3, अ मशीन कॉस्ट 20,000, दैट मीन्स फर्स्ट ईयर में T0 में जो उसकी कॉस्ट हमें पड़ेगी वो पड़ेगी $20,000 की। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, रनिंग कॉस्ट पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट मीन्स T1 में अगर हम एसेट को अपने पास रखते हैं तो हमें 5,000 और कॉस्ट देनी पड़ेगी, और अगर हम सेकेंड ईयर में भी एसेट को अपने पास रखते हैं तो हमें 5,500 कॉस्ट देनी पड़ेगी। ट्रेड इन अलाउंस, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। ट्रेड इन अलाउंस मतलब एक तरह से सेल, ट्रेड इन मतलब एक तरह से सेल। अब सेल का हमारे पास क्या ऑप्शन है कि या तो मैं 1 साल के बाद एसेट को 16,000 का सेल कर दूं, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन आई हैव, और दूसरा ऑप्शन है कि एसेट को 2 साल बाद मैं 13,000 का सेल करूं, ठीक है।
अब हमें निकालना है कैलकुलेट द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल इफ़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। हमें इन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी दे दी, 10%। अब हमें निकालना है कि विच वुड बी दी बेटर ऑप्शन वी हैव। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों ऑप्शंस का हम निकालेंगे EAC। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं EAC निकालता हूँ फर्स्ट पार्ट का, कि मैं ये अज्यूम करता हूँ ऑप्शन ए जो है हमारे पास डिस्पोजल आफ्टर फर्स्ट ईयर, पहले साल मेरा था -20,000, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, यहाँ की तो होगी 1, इधर की कितनी आएगी, जैसे हम कैलकुलेटर पे करते हैं 1 डिवाइड बाय 1.10। सो 1 डिवाइड बाय 1.10 इट विल बी, एक सेकेंड गाइस, या सो 1 डिवाइड बाय 1.10 ये आता है 0.90909 और आई कैन से 0.909। सो ये आता है मेरा 0.909। अब मुझे क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू, नॉट NPV, प्रेजेंट वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू पहली आएगी मेरी 20,000 नेगेटिव, और यहाँ कितनी आएगी 16,000 माइनस 5,000। तो 16,000 माइनस 5,000 दैट इज़ 11,000 इंटू 0.909, ये आ रही है मेरी 9999, ठीक है। तो ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है क्योंकि ये दिस माइनस दिस इंटू 0.909। तो मेरी जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ रही है एसेट की, नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं बोलूँगा, क्यों, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। तो 20,000 माइनस 9999 इट इज़ 1,001। ये तो है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड चीज़ गाइस याद रखना, जब भी हमें एन्युटी देखनी होती है हम एन्युटी में इसको इंक्लूड नहीं करते। एन्युटी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर, जो भी इसके नीचे आएंगे दैट इज एन्युटी, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी एन्युटी फैक्टर, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था, इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट, में थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1,001 नेगेटिव डिवाइडेड बाय हमारा एन्युटी। तो इसमें एक ही साल है तो एन्युटी विल बी सिंगल 0.909, तो 1,001 डिवाइड बाय 0.909, सो दिस इज 11,002.2। दैट मीन्स हर ईयर एनुअल कॉस्ट जो मेरी ऑन एन एवरेज पड़ेगी वो पड़ेगी 11,002.2। अगर मैं ये ऑप्शन ए सिलेक्ट करता हूँ कि एक साल बाद मुझे हर साल मुझे अपने एसेट सेल करना है और दोबारा से परचेज करना है, तो ऑन एन एवरेज मुझे हर साल $11,002 पे करने पड़ेंगे। अब सेकंड ऑप्शन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड ऑप्शन इज कि T0, तो T0 में एसेट के मैंने 20,000 पे करे थे, T1 में एसेट की मेंटेनेंस मुझे पे करनी पड़ रही है 5,000 नेगेटिव, T2 में मुझे जो मेंटेनेंस पे करनी पड़ रही है वो पे करनी पड़ी है 5,500, और T2 के बाद जब मैं एसेट को सेल कर रहा हूँ तो आफ्टर 2 ईयर्स एसेट को सेल कर रहा हूँ मैं 13,000। तो पहले साल और दूसरे साल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थर्ड ईयर मुझे इतना अमाउंट आएगा, तो टोटल कितना हो गया, तो ये चलो टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू एट 10%। तो पहले की 1, इसकी वैसे ज़रूरत भी नहीं है, दूसरे की 1 डिवाइड बाय 1.10 इज़ इक्वल टू 0.909। अब मैंने क्या किया, सीधा यहाँ पे इज़ इक्वल टू दबा दिया कैलकुलेटर में, तो सीधा मेरा आंसर आ जाएगा दैट इज़ 0.826। मैंने क्या किया, पहले 1 डिवाइड बाय 1.10 वो मेरा आ गया 0.909। ये जैसे ही मैंने इज इक्वल टू दबाया ये करके मेरा आंसर आ गया 0.909, दोबारा इज इक्वल टू किया तो 0.826, ठीक है। अब इसके बाद अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैं एक काम करता हूँ, मुझे एन्युटी भी चाहिए, एन्युटी इन दोनों का टोटल आएगा। तो क्या कर सकते हैं, जब तुम ये दोनों करोगे ना इज इक्वल टू, इसके बाद तुम्हारे कैलकुलेटर में GT का ऑप्शन होगा, GT लिखा होगा, उसको प्रेस कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.735। दिस इज़ योर GT, मतलब इन दोनों का टोटल, या फिर तुम इंडिविजुअली भी इन दोनों का टोटल कैलकुलेट कर सकते हो, टोटली अप टू यू, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आप दोबारा से देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ 20,000 नेगेटिव, तो 5,000 इंटू 0.909, दिस इज़ 4,545 नेगेटिव, और 5,500 ये माइनस 5,500 13,000 माइनस 5,500 इंटू 0.826, ये मेरा आ रहा है 6,195 एंड दिस इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अब इनका टोटल कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, 6,195 माइनस 4,545 माइनस 20,000, तो दिस इज़
माइनस, ये भी माइनस में फिगर थी, माइनस 18350। तो प्रेजेंट वैल्यू जो मेरी आ रही है वो आ रही है माइनस 18350। तो इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट विल बी 18350 डिवाइडेड बाय एन्युटी। अब एन्युटी इन दोनों का टोटल मैंने ऑलरेडी इस फॉर्मूले से निकाल रखा था 1.735। तो डिवाइड बाय 1.735, तो ये मेरा आता है 10576.36। तो दैट मीन्स अगर मैं अपना ऑप्शन बी सिलेक्ट करता हूँ, इफ़ आई सिलेक्ट ऑप्शन बी, तो हर साल ऑन एन एवरेज मुझे 10,576 पे करने पड़ेंगे। और अगर मैं ऑप्शन ए सिलेक्ट करता हूँ तो ऑन एन एवरेज हर साल मुझे 11,002 पे करने पड़ेंगे। तो मतलब क्या हुआ सिंपल, कि मुझे ऑप्शन बी सिलेक्ट करना है, ऑप्शन ए सिलेक्ट नहीं करना। मतलब हर 2 साल बाद जाके मैं एसेट को रिप्लेस करना प्रेफर करूँगा। तो दिस इज़ द वे टू गेट दी आंसर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जस्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें खास नहीं है। मैंने कैलकुलेटर पे तभी नहीं कराया है, एक्सेल में तभी नहीं कराया स्प्रेडशीट में, ताकि तुम्हें बहुत ईजिली समझ आ जाए सारी वर्किंग। अब हो सकता है कुछ बच्चे ये सोचें, हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा हो कि सर इसका मतलब तो हमें ये समझ आ रहा है कि हर एसेट को जितना लंबा चलाओ उतना बेटर है। कि सर बोलेंगे सर 1 साल में तो हमारा आंसर आया नहीं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन से तो सेकंड वाला बेटर है। तो मैं कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन, मैं करा नहीं रहा, ये इलस्ट्रेशन तुम्हें खुद करनी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ डिसीजन हैज़ टू बी मेड ऑन रिप्लेसमेंट पॉलिसी ऑफ वैन्स। अ वैन कॉस्ट 12,000 एंड द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। अगर पहले साल हम एसेट को सेल करते हैं तो हमें इतना अमाउंट मिलेगा और 0 मेंटेनेंस है। नेक्स्ट ईयर अगर हम एसेट को सेल करते हैं तो इतना अमाउंट हमें मिलेगा और इतनी उस पर फर्स्ट ईयर पे मेंटेनेंस लग जाएगी, सेकंड ईयर में कोई मेंटेनेंस नहीं है। थर्ड ईयर में अगर हम एसेट को सेल करते हैं तो थर्ड ईयर में इतना अमाउंट हमें आएगा और सेकंड ईयर में हमें इतनी मेंटेनेंस पे करनी पड़ेगी। तो इसका लॉजिक क्या हुआ, T0, T1, T2, T3। तो पहले साल हमने 20,000 पे कर दिए। अब अगर मैं एसेट को पहले साल पे करता हूँ तो मुझे अमाउंट आएगा 9,000। अगले साल पे करता हूँ तो मुझे अमाउंट आएगा 7,500, बट उसके लिए मुझे फर्स्ट ईयर में 1,500 पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में मेरे को 1,500 की कॉस्ट फर्स्ट ईयर में पे करनी पड़ेगी। और अगर मैं ऑप्शन सी सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे थर्ड ईयर में आएंगे 7,000, बट सेकेंड ईयर में मुझे 2,700 पे करने पड़ेंगे एज मेंटेनेंस, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन ए मतलब कोई मेंटेनेंस नहीं, सीधा सीधा सेल। ऑप्शन बी मतलब सेकेंड ईयर बाद इतने की सेल होगी लेकिन फर्स्ट ईयर में इतनी मेंटेनेंस। ऑप्शन सी मतलब थर्ड ईयर में इतने पैसे मिलेंगे बट सेकेंड ईयर में भी हमें मेंटेनेंस पे करनी पड़ेगी। तो तीनों ऑप्शंस में हमें EAC निकालना है, जैसे मैंने बताया बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो EAC निकालना है और जब तुम निकालोगे यू विल सी कि ऑप्शन 2 में हमारी EAC सबसे कम आ रही है, तो वी विल चूज़ ऑप्शन 2। ऐसा नहीं है कि हर एसेट के अंदर जितना लंबा एसेट चलेगा उतना बेनिफिट होगा, तो ऑप्शन 2 विल बी दी आंसर। ठीक है, मैं करा नहीं रहा हूँ इसको खुद एज होमवर्क कर लेना, बट सिंपल मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा था एक बात। सो गाइस, मैंने कुछ पार्ट अभी ऊपर से तुम्हें कहा था कि मैं बाद में कराऊंगा, वो पार्ट अब मैं कराता हूँ। ये पार्ट गाइस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चैप्टर है, जैसे कि मैंने बताया, ये सब्जेक्ट ही इनफैक्ट इसमें से थ्योरी के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और थ्योरी इसी टाइप में पूछी जा सकती है कि बताओ कौन कौन सी एजम्पशंस होती हैं उस मेथड के अंदर। तो तुम्हें एजम्पशंस वगैरह सारी अच्छे से पता होनी चाहिए सारे टॉपिक्स की। ठीक है, अब की एजम्पशन सबसे जो इस टॉपिक में हम मान के चलेंगे, पहला, कैश इनफ्लोज फ्रॉम ट्रेडिंग आर इग्नोर्ड। जैसे मैंने बताया था कि हम जो भी हमें इनफ्लो हो रहे हैं प्रोजेक्ट से, हम इनफ्लो यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि इनफ्लो सेम हो रहा है, चाहे फर्स्ट ऑप्शन हो, चाहे सेकंड ऑप्शन, चाहे थर्ड ऑप्शन, इनफ्लो में इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। दैट्स वाई वी डोंट कंसिडर इनफ्लो। सेकंड, द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ मशीन विल बी सिमिलर ऑफ डिफरिंग मशीन विद मशीन्स ऑफ डिफरिंग एजेस। कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी विल बी सिमिलर होंगी दूसरी मशीन से जो हम परचेज करेंगे बाद में। एसेट विल बी रिप्लेस्ड इन परपेचुटी और एटलीस्ट इनटू फोरसीबल फ्यूचर। कि एसेट रिप्लेस होना ही होना है बाद में। अगर एसेट पूरी ज़िंदगी ही हमारे पास रहना है, दैट मीन्स उसमें तो ये मेथड लगेगा ही नहीं। तो एसेट कभी ना कभी तो रिप्लेस होगा और रिप्लेसमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन मोस्ट क्वेश्चन टैक्स एंड इन्फ्लेशन आर इग्नोर्ड। वेरी गुड, टैक्स एंड इन्फ्लेशन हम इग्नोर करते हैं। एज विद ऑल द NPV कैलकुलेशन, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट सच एज पॉल्यूशन, सेफ्टी आर इग्नोर्ड।
एन ओल्डर मशीन मे हैव हाई चांस ऑफ एम्प्लॉय एक्सीडेंट्स एंड मे प्रोड्यूस मोर पॉल्यूशन। कि मशीन जितनी पुरानी होगी, अब जैसे हमने क्वेश्चन किया था उसमें एक फर्स्ट ईयर में रिप्लेसमेंट ऑप्शन था, एक सेकंड ईयर में, हमने सेकंड ईयर चूज़ किया था। बट हो सकता है सेकंड ईयर में मशीन के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या मशीन का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा वो करना शुरू कर दे, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। हम वो चीज़ें यहाँ पे नहीं देखते। नोट दैट इफ़ रिक्वायर्ड टू कंपेयर डिफरेंट सेट ऑफ कैश इनफ्लोज विद डिफरेंट लाइफ स्पैन विद एन इक्वलेंट एनुअल बेनिफिट, अगर हमें इनफ्लोज के साथ कंपेयर करना है तो हम इक्वलेंट एनुअल बेनिफिट्स के साथ अपना आंसर निकालेंगे। अगर हमें एसेट को रिप्लेस करना है और हमें उसकी कॉस्ट देखनी है, कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हमने आंसर निकालना है, तो हम देखते हैं इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट। और अगर हमें हर साल उसके बेनिफिट के अकॉर्डिंग देखना है कि अगर मैं 1 साल रखता हूँ तो इतना बेनिफिट होगा, 2 साल रखता हूँ तो इतना बेनिफिट होगा, 3 साल रखता हूँ तो इतना बेनिफिट होगा, देन आई विल यूज़ इक्वलेंट एनुअल बेनिफिट। ये हम अभी पढ़ेंगे। आगे का इसको एक बार पढ़ लेना, मैंने सारा बता दिया, जो ऊपर बताया वही है, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, सब समझ आ जाएगा। हमने टेस्ट अंडरस्टैंडिंग भी कर लिया। अब आता है लिमिटेशंस ऑफ रिप्लेसमेंट एनालिसिस, कि रिप्लेसमेंट एनालिसिस के नुकसान क्या है। पहला, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, कि हम ये मान के चलते हैं कि जो हम 2 साल हमने T2 में एसिड रिप्लेस किया तो T2 के बाद T4 में करेंगे, T6 में करेंगे, T8 में करेंगे, T10 में करेंगे, जबकि ज़रूरी नहीं है ऐसा हो कि बाद में जो एसिड आए वो हमारा थोड़ा लंबा भी चल जाए और उसका ज़्यादा बेनिफिट हो, एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा हो, मेंटेनेंस कम हो, है ना। इन्फ्लेशन होती है, चीज़ें महंगी होती हैं। आज अगर 20,000 की मशीन हमने परचेज़ की है, हम नहीं मान सकते कि 2 साल बाद वो मशीन हम 20,000 की ही नहीं परचेज़ करेंगे, हो सकता है वो मशीन ही कॉस्टली हो। और चेंजेस इन प्रोडक्शन प्लान्स, हमारे प्रोडक्शन प्लान्स कि अभी हम कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तब कितनी करेंगे, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा लिमिटेशन बन जाता है कि ये जो मेथड है ये इन सबको कंसिडर नहीं करता, विच शुड बी कंसिडर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट गाइस, इक्वलेंट एनुअल बेनिफिट्स। अब इक्वलेंट एनुअल बेनिफिट्स बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें सिंपली क्या करना है, ध्यान देना, प्रेजेंट वैल्यू की जगह मैं निकालूंगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब ऑल इनपुट्स माइनस ऑल आउटपुट्स, तो वो मेरी आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के डिवाइड बाय एनुअलिटी फैक्टर करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज हर साल मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है उस ऑप्शन से। तो जितना ज़्यादा, हायर दी बेटर। तो जो भी ऑप्शन मैं सिलेक्ट करूंगा जिसमें मुझे रिटर्न सबसे हाई आ रहे होंगे वो वाला ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा। तो सिंपल लॉजिक है, उसमें मैंने निकाली थी एवरेज कॉस्ट अपनी, कि एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी मशीन को मेंटेन करने की। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ कि मशीन को इन्वेस्ट करने के बाद मुझे एवरेज बेनिफिट हर साल कितना आएगा। हायर द बेनिफिट बेटर वुड बी दी प्रोजेक्ट। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनपुट्स माइनस ऑल आउटपुट, जो भी हमारा आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय एनुअलिटी फैक्टर, वी विल गेट दी इक्वलेंट एनुअल बेनिफिट एंड हायर इज दी बेटर। इसका क्वेश्चन इसमें नहीं है, हमें नहीं करना, बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है वैसे। ठीक है, अब करते हैं आगे, जल्दी करेंगे, थोड़ा सा मैं स्लो चल रहा हूँ बट टॉपिक है जो स्लो चलने वाला है। अब आगे गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है कैपिटल राशनिंग। अब कैपिटल राशनिंग जो टॉपिक है मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेट्स सी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं, बट मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बना दूँ। सो कैपिटल राशनिंग का मतलब क्या है गाइस, देखो एक सेकेंड, ये क्या हो गया एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है, इसको नीचे कर देता हूँ। हाँ, सो कैपिटल राशनिंग का मतलब क्या होता है गाइस। कैपिटल राशनिंग मीन्स, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, ठीक है। पाँचों में और एक प्रोजेक्ट में $100 लगाने, लेट से एक में 50, एक में 70, एक में 90, एक में 200, ऐसे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। और पाँचों में मेरा जो NPV आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे मेरा लेट से आ रहा है 30, यहाँ आ रहा है 20, यहाँ पे 30, यहाँ 10, यहाँ 50, ये मेरा NPV आ रहा है। तो देखा जाए तो NPV पॉजिटिव आ रहा है सब में। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई जिसमें मेरा NPV सबसे ज़्यादा आ रहा है उसको चूज़ करो, वो मैं बताऊँगा अभी उसको आगे क्या करना है। लेकिन मैं क्या बोलूँगा, भाई सब में NPV पॉजिटिव आ रहा है तो मैं सारे प्रोजेक्ट में पैसे डाल देता हूँ, सबका NPV अच्छा है तो मैं सब में पैसे डाल देता हूँ। बट बात क्या है गाइस, कैपिटल राशनिंग का मतलब क्या है, इट सिंपली मीन्स दैट
वी हैव लिमिटेड फंड्स टू इन्वेस्ट। हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे हम कार लेने अगर जाएं, हम क्या लेने जा रहे हैं? कार लेने। कार ले जाने से पहले हम घर से एक बजट बना के चलते हैं कि हम लेट से 10 लाख की हम कार लेने जाएंगे। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमारे पास इतने ऑप्शन आते हैं, 10 के भी हैं, 12 की भी है, 14 की भी है, 16 की भी है, जो थोड़ा बहुत हमारा मन ललचा जाता है। लेकिन हमें पता है कि हमारी पॉकेट सिर्फ 10 लाख के ही अलाउ करती है, तो हम 10 लाख की ही कार सीखेंगे। ठीक है। अब ऐसे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरे पास 10 लाख रुपीज़ हैं और मार्केट में बहुत सारी मशीन्स हैं जिसमें मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, देयर लॉट ऑफ मशीन्स, सबके अलग अलग रिटर्न्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स हैं। तो मैं कौन सी मशीन्स परचेज़ करूँ 1 लाख के अंदर या 10 लाख के अंदर जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, वो हमें देखना पड़ेगा। सो कैपिटल राशनिंग मीन्स चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन अमंग ऑल टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है। तो the shareholder wealth is maximized if a company undertakes all positive NPV of the project. Capital rationing is where there is insufficient fund to do so, कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम सारे ही प्रोजेक्ट्स उठा लें जो पॉजिटिव है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, दिस implies that where the investment capital is rationed, shareholder wealth will not be maximized, कि अगर हमारे पास पैसे पूरे नहीं हैं तो ऑफ कोर्स शेयर होल्डर की वेल्थ भी मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगी। तो उस केस में हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कैपिटल राशनिंग, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब कैपिटल राशनिंग के रीजंस क्या होते हैं, क्यों हमारे पास पैसों की कमी होती है, क्या रीज़न होते हैं? वाई अ बिजनेसमैन हैव लिमिटेड फंड्स। पहला, हार्ड कैपिटल राशनिंग, एन एब्सोल्यूट लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ फाइनेंस अवेलेबल इज इम्पोज्ड बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। दैट मीन्स बैंक ने बोला कि हम तो आपके बिजनेस में मैक्सिमम इतने ही पैसे लगा सकते हैं, इतना ही आपको लोन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अब हम क्या करें? एज ओनर ये तो नहीं ना हमारे पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, तो जितने हमारे पास पैसे थे वो तो हमने पहले ही लगा दी। अब बैंक से हम जितने पैसे लगा सकते हैं, बैंक ने उतने पैसे देने से मना कर दिया, एक लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा लोन हम नहीं दे सकते। दैट इज़ कॉल्ड हार्ड कैपिटल राशनिंग, कि बैंक ने हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हम इससे ज़्यादा पैसे आपको लोन नहीं देंगे। नेक्स्ट आता है सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग। अब सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग क्या होता है? इट मीन्स कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने बोल दिया कि नहीं यार, इन प्रोजेक्ट में पैसे मत लगाओ, या हमारे मैनेजर्स इनकेपेबल हैं, वो इतना सब कुछ नहीं संभाल पाएंगे। दैट मीन्स लिमिटेशन वर इम्पोज्ड बाय इंटरनल पर्सन्स लाइक शेयर होल्डर। सो कंपनी में इम्पोज इट्स ओन राशनिंग ऑन कैपिटल, कि जो भी हमारे पास फंड्स हैं वो हर जगह इन्वेस्ट नहीं करने, लिमिटेड फंड्स हैं, इतने इन्वेस्ट करने हैं। दिस इज कॉन्ट्रेरी टू रैशनल व्यू ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि शेयर होल्डर एक तरफ बोल रहा है कि मेरा मैक्सिमम पैसे बना के दो मेरे को, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो भी पैसे कंपनी में लगे हुए हैं, हमने जितने पैसे लगाए हुए हैं उसमें से मैक्सिमम आप इन मशीन्स पे 10 लाख ही लगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। सो दिस इज़ कॉन्ट्रेरी टू देयर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब आता है गाइस इसके बाद आगे हमारा पार्ट, दैट इज़ रीजंस फॉर हार्ड एंड सॉफ्ट राशनिंग। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। हार्ड एंड सॉफ्ट राशनिंग के रीज़न क्या होते हैं? पहला, हार्ड राशनिंग का रीज़न इंडस्ट्री वाइड फैक्टर्स लिमिटिंग फंड, कि जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी उन्होंने लोन दिया था, देखा था वो इंडस्ट्रीज़ डूब गई थी, तो वो सारा लॉजिक लगा के बैंक्स ने बोला कि हम इतना पैसा आपको नहीं देंगे। अब मैं अगर जाऊँ बैंक में कि मुझे हाउस लोन लेना, कितने का? मुझे अंबानी वाला घर बनाना है, तो मुझे 600 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक बोलेगा कितने कमाते हो? मैं बोलूँगा मैं तो इतने से ही कमाता हूँ। बोलेगा भाई तुम्हारा जिस टाइप का बिजनेस है ना, तुम्हें तो मैक्सिमम 1 करोड़ का लोन मिल सकता है, इस ऊपर का तो लोन ही नहीं मिल सकता, और वो भी लोन तुम्हें बिजनेस के लिए मिलेगा, घर बनाने के लिए नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ इंडस्ट्री वाइड फैक्टर्स लिमिटिंग फंड। कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? लैक ऑफ और पुअर ट्रैक रिकॉर्ड, कि हमने पहले लोन लिया हुआ था वो हम टाइम पे रीपे नहीं कर रहे थे, हम काफ़ी बार हमारा डिफ़ॉल्ट हो गया जिस वजह से हमारे पे पेनल चार्जेस लग गए, तो कोई भी बैंक हमें लोन देने से घबराएगा। लैक ऑफ एसेट सिक्योरिटी, मुझे अगर लोन लेना है बैंक से अच्छे अमाउंट का, तो मुझे बैंक को कोई सिक्योरिटी भी रखनी पड़ेगी, कोलेटरल एज एसेट, जैसे एसेट रख दिया सिक्योरिटी, बट मेरे पास एसेट ही नहीं। पुअर मैनेजमेंट टीम, मेरी टीम बहुत पुअर है, तो ऑफ कोर्स हमें लोन नहीं मिलेगा। सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग के रीजंस क्या हो सकते हैं? लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल अवेलेबल, कि हमारे पास मैनेजीरियल स्किल लिमिटेड हैं, वो इतनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएंगे। डिज़ायर टू मैक्सिमम रिटर्न ऑफ अ लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हमारी जो मैक्सिमाइज रिटर्न है वो लिमिटेड है, हमें ये नहीं है कि हर जगह पैसे लगाने। लिमिटेड एक्सपोजर टू एक्सटर्नल फाइनेंस, कि अगर मान लो हमारे पास आज की डेट में हमारे पास कंपनी में 50 लाख रुपीज़ रखे हुए हैं जो हम कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं,
लेकिन हमें ये पता है कि अगर मैं बैंक से लोन लेने जाऊँगा ना तो बैंक मुझे लोन ही नहीं देने वाला, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न मुझे बैंक से लोन नहीं मिलेगा। तो व्हाट आई विल प्रेफर कि मैं सारा का सारा अमाउंट किसी एसेट पे ना लगाऊं, एटलीस्ट जस्ट एन एग्जांपल 20 लाख तो मैं बिजनेस में ही छोड़ दूं फॉर सिक्योरिटी रीज़न कि आगे इन केस अगर मुझे एकदम से पैसे चाहिए हुए तो यहाँ से मैं पैसे निकाल लूँ। तो 20 लाख वो तो मतलब हम सिर्फ 30 लाख आज की डेट में यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो दैट इज़ सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग, लिमिटेड एक्सपोजर टू एक्सटर्नल फाइनेंस, एनकरेजेज एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली सब्सटैंसिबल प्रॉफिट बिजनेस, कि हम सिर्फ उन्हीं बिजनेस में पैसे लगाएंगे जिनका रिटर्न्स इससे ज़्यादा, जैसे मैं बोलता हूँ कि एनपीवी एक प्रोजेक्ट की इससे ज़्यादा हो तभी उसमें पैसे लगाएंगे। लास्ट है इम्प्रूविंग इन्वेस्टमेंट कंडीशंस, रिलक्टेंट टू कमिट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, कि हमें पता है कि अभी पूरे पैसे लगा के फ़ायदा नहीं है, आगे मे बी 3-4 साल बाद बहुत सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आने वाली है, तो हम तब पैसे इन्वेस्ट कर देंगे, अभी नहीं करते, अभी थोड़ा सा लगाते हैं, बाकी बाद में लगा देंगे। सो दिस इज़ सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग, जो हमारे लिए एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है कि हम इससे ज़्यादा पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा सिंगल पीरियड एंड मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग। तो सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग, शॉर्टेज ऑफ फंड फॉर अ सिंगल पीरियड ओनली। मल्टीपल पीरियड कैपिटल राशनिंग मीन्स शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर मोर देन वन पीरियड, जो हमें पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ आउटसाइड आवर सिलेबस। क्यों? ये हम जब सॉरी गाइस तो जो हमारा सिंगल पीरियड है वो हमारे सिलेबस में है, मल्टीपल पीरियड सिलेबस में नहीं है। वो हमारा आएगा एडवांस एफएम में, जब हम प्रोफेशनल लेवल पढ़ेंगे कि मल्टीपल पीरियड में अगर शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस है तो हमें क्या करना चाहिए। अब सिंगल पीरियड का अगर हमें ये देखना है, सो गाइज अब अगर हमारे पास लिमिटेड फंड्स हैं और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो ये सारा तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं तुम्हें क्रक्स बताता हूँ। इन्होंने हमें एक फॉर्मूला बताया हुआ है, एक बताया हुआ है PI, दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और इसका फॉर्मूला बताया हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमने एसेट में करी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इन्होंने बताया कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट PI ऑफ द प्रोजेक्ट। लेट्स से हमारे पास ऑप्शन 1, 2, 3, 4 4 ऑप्शन हैं। पहले में PI आ रही है 10, लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल। दूसरे में आ रही है 8, तीसरे में 14 एंड फोर्थ में -5। तो इसका मतलब है कि जब जिसके अंदर सबसे ज़्यादा PI आ रही है, सबसे पहले हम अपने पैसे इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे। उसके बाद अगर पैसे बचे तो जिसमें PI सेकंड ऑप्शन में आ रही है इसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे, देन इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और इसमें तो पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करना क्योंकि इसमें PI नेगेटिव आ रही है, मतलब NPV नेगेटिव आ रही है और PI नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ पे तो हमें पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करने। तो जिसकी PI सबसे ज़्यादा आ रही है हमें सबसे पहले उसमें पैसे लगाने हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट $100 का है, उसमें मुझे PI आ रही है लेट्स से 14, मेरे पास है $300। इट डज़ नॉट मीन्स कि मैं 100 के 3 प्रोजेक्ट परचेज करूँगा, नहीं, मैं एक ही प्रोजेक्ट ले सकता हूँ। तो एक मैंने ये ले लिया, बाकी बचे हुए $200 से पैसे इसमें इन्वेस्ट कर दिए, देन इसमें इन्वेस्ट कर दिए। सो गाइस PI क्या होता है? PI कुछ नहीं होता है, हमें सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका लॉजिक क्या है? देखो मैं PI का लॉजिक बताता हूँ, बहुत सिंपल है। ऑप्शन A, ऑप्शन B। ऑप्शन A में तुमने इन्वेस्ट करे थे बिजनेस में लेट्स से 10 लाख, और तुम्हें जो रिटर्न आया था, जस्ट एन एग्जांपल, तुम्हें जो रिटर्न आया था प्रोजेक्ट से सब कुछ करने के बाद वो आया था 1 लाख। ऑप्शन B में तुमने इन्वेस्ट करे थे 20 लाख, ध्यान से सुनना, और तुम्हें इसमें जो रिटर्न आया था वो आया था 1,50,000। ऑप्शन A में 10 लाख इन्वेस्ट करके रिटर्न मिलेगा 1 लाख, ऑप्शन B में 20 लाख इन्वेस्ट करके तुम्हें रिटर्न मिलेगा 1,50,000। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास 20 लाख रुपीज़ हैं, यू हैव 20 लाख रुपीज़, या यू हैव 20 लाख रुपीज़ है तुम्हारे पास, तो तुम पैसे किस में इन्वेस्ट करोगे? या इसमें या इसमें, या पहले इसमें देन इसमें, या पहले इसमें देन बचे हुए इसमें? तो तुम कहोगे कि सर दोनों का NPV पॉजिटिव आ रहा है, रिटर्न पॉजिटिव है, तो हम दोनों में लगा सकते हैं, चाहे तो सारा का सारा इसमें लगा दें, है ना। कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा परसेंटेज रिटर्न,
कि यहाँ पे देखा जाए 1 लाख मुझे मिल रहे हैं 10 लाख लगा के, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 अगर मैं करता हूँ तो दिस इज़ लाइक 10% कि मुझे इस प्रोजेक्ट में जितना मैं अमाउंट लगा रहा हूँ मुझे 10% रिटर्न मिल रहा है। जितना मैं अमाउंट लगा रहा हूँ मुझे उसका 10% रिटर्न मिल रहा है। और प्रोजेक्ट बी में अगर मैं रिटर्न निकालूँ तो 1,50,000 डिवाइड बाई 20 लाख, तो ये मेरा आता है 7.5% कि अगर मैं 20 लाख लगाऊंगा तो मुझे 7.5% रिटर्न आएगा। दैट मीन्स जिसमें रिटर्न ज़्यादा होगा मैं सबसे पहले उसमें लगाऊंगा, चाहे इनिशियल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम है, इसमें ज़्यादा है, टोटलिटी में रिटर्न इसमें ज़्यादा आ रहा है, लेकिन परसेंटेज में देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज से हम पैसे कमा रहे हैं, तो इट इज़ बेटर कि हम पैसे यहाँ पे लगाएं। अब अगर मैं बोलूँ, लेट्स से सिंपल सी बात, अगर 1 लाख इन्वेस्ट करके मुझे 1 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है रिटर्न, यहाँ पे 20 लाख इन्वेस्ट करके 1,50,000 मिल रहा है, तो तुम बोलोगे ना कि सर सबसे पहले तो इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें हमें डबल पैसे हो रहे हैं, इसमें तो हमारे को डबल पैसे हो रहे हैं। जैसे अक्षय कुमार ने कहा था हेरा फेरी में 21 दिन में पैसे डबल ठीक है ना। चलो यहाँ पे 21 दिन तो पता नहीं, हमें पता नहीं कितने टाइम पीरियड में होंगे, बट वी नो कि यहाँ पे पैसे डबल हो रहे हैं। यहाँ तो पूरा प्रोजेक्ट करने के बाद हमें अल्टीमेटली इतने पैसे कमाने को मिल रहे हैं, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है। इन्होंने क्या किया है, ये परसेंटेज यहाँ से हटा दिया है, तो 0.10 इसको इन्होंने बोल दिया PI। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना अमाउंट तुम्हें आएगा सारे प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के बाद, कितनी तुमने इन्वेस्टमेंट करी है, दैट इज़ PI। हायर द PI बेटर द ऑप्शन। जितना PI हायर होगा उतना हमारा ऑप्शन बेटर होगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो मैं वहाँ से कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ आएगा। देखो अब क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ कंपनी हैज़ $1 लाख अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड हैज़ आइडेंटिफाइड फॉलोइंग 5 इन्वेस्टमेंट इन विच टू इन्वेस्ट, कि 5 हमारे को ऑप्शन है, हमारे पास टोटल 1 लाख हैं, इसमें ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन है, इसमें है, इसमें है, इसमें। पहले में NPV आ रहा है 20, दूसरे में आ रहा है 35, इसमें आ रहा है 24, इसमें आ रहा है 18, इसमें आ रहा है NPV नेगेटिव। भैया NPV नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि हम तो इसमें पैसे लगाएंगे ही नहीं, यहाँ तो हमारा लॉस आ रहा है, तो इस प्रोजेक्ट को तो भूल जाओ, इसको तो इसका पत्ता साफ कर दो, इसमें तो पैसे इन्वेस्ट करने ही नहीं। चाहे पड़े भी हो ना पैसे और कोई ऑप्शन ना हो तब भी इसमें पैसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपनी जेब से थोड़ी पैसे देना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो कौन सा ऑप्शन हम चूज़ करेंगे, हम निकालेंगे हर केस में PI। तो 20 डिवाइड बाई 40 इज़ 0.50, ठीक है। 35 डिवाइड बाई 100 0.35, 24 डिवाइड बाई 50 इट इज़ 0.48, और 18 डिवाइड बाई 60 इट इज़ 0.30। सो ये हमारा PI आ रहा है। तो मुझे पता चल गया PI से कि सबसे पहले मैं पैसे लगाऊंगा, मैंने यहाँ पे करी रैंकिंग मतलब सबसे पहले मैं पैसे इसमें इन्वेस्ट करूँगा, देन इसमें, देन इसमें, देन इसमें। तो 1, 3, 2, 4 ये मेरी आ गई रैंकिंग। मेरे पास है टोटल 1 लाख, तो 1 लाख मेरे पास है, तो 1 लाख में से 40 मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, बचे 60। देन मेरे पास आए 50, तो सेकंड ऑप्शन ये है 50 मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, अभी भी बचे 10। 50 मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, अभी बचे 10। अब जो 10 बचे हैं वो मैं लगा दूंगा ऑप्शन डी में, थर्ड ऑप्शन पे 10 मैंने यहाँ लगा दिए। तो 40 मैंने प्रोजेक्ट ए में लगा दिए, 50 मैंने प्रोजेक्ट बी में लगा दिए, बचे कुचे मैंने प्रोजेक्ट 10 में लगा दिए, क्योंकि यहाँ मुझे जो PI है वो 0.35 आ रहा है। इसमें तो PI सबसे कम है, तो अगर इसके बाद भी कुछ पैसे पड़े होते तब हम फोर्थ वाले ऑप्शन में लगाते। तो पहले हम लगाएंगे इसमें, देन इसमें, देन इसमें। तो कोई तुमसे पूछे कि इन्वेस्टमेंट तुम कैसे करोगे, पहले तुम 1 लाख में से 40,000 इन्वेस्ट कर दोगे किसमें, प्रोजेक्ट सी में, बचे 60,000। देन ई में तुम लगा दोगे, कितने गए 50,000, देन 50,000 हमने ई में लगा दिए, बचे 10,000, और वो बचे हुए हम लगा देंगे, जो 10,000 बचे हुए हैं वो हम लगा देंगे अपने ऑप्शन डी में। तो CED दिस विल बी दी ऑप्शन हाउ वी विल इन्वेस्ट दी मनी। सिंपल क्वेश्चन था गाइस, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन। अब गाइस नेक्स्ट ऑप्शन का क्या है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स। अब इनडिविजिबल प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो इनडिविजिबल है। मतलब जैसे पहले में मैंने इसमें से $10 इन्वेस्ट कर दिए थे, वो मैं नहीं कर सकता,
अगर मुझे उठाना है प्रोजेक्ट तो मुझे पूरे $100 ही लगाने पड़ेंगे, मैं आधा अधूरा प्रोजेक्ट नहीं उठा सकता। सो इफ़ अ प्रोजेक्ट इज़ इनडिविजिबल इट मस्ट बी डन इन इट्स इंटायरिटी और नॉट एट ऑल। अब उस केस में हम क्या करेंगे, वेयर द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी डन इन पार्ट द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन कैन ओनली बी फाउंड बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। हम यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड से अपना आंसर निकालेंगे। अब सेम ऑप्शन है हमारे पास, मैं इसका पी आई लिख देता हूँ, जो पी आई मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। सो पी आई था, इसमें था 0.50, 0.35, 0.48 एंड 0.30। तो रैंकिंग मैंने निकाली हुई थी। रैंकिंग इसकी थी 1, इसकी आएगी 2, इसकी आएगी 3, इसकी आएगी 4। इसको तो हमें सिलेक्ट ही नहीं करना, CDEF। तो ये थी मेरी रैंकिंग। अब देखो, अब ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए, मैंने टोटल कितने लगाने हैं, $100,000। मैंने ऑप्शन इन्वेस्ट करना है $100,000। तो ऑप्शन ए मेरे पास क्या हुआ, ए ऑप्शन मेरे पास क्या हुआ, मैंने 40 लगा दिए यहाँ पे, सी में लगा दिए 40, बचे कितने मेरे पास 60। देन मैंने ऑप्शन ई में लगा दिए 50, ऑप्शन ई में 50 लगा सकते हैं, वहाँ मैंने 50 लगा दिया। और उसके बाद 10 मेरे पास लगाने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब उसमें तुम देखो 10 का तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो मैंने ऑप्शन सी में लगा दिया, ऑप्शन ई में लगा दिया। अब इसमें मैं देखता हूँ मेरे को टोटल रिटर्न कितना आ रहा है, क्योंकि $10 और कहीं तो मैं लगा नहीं सकता, वो पड़े रहेंगे। तो 40 में मेरे को रिटर्न आ रहा है 20, या NPV जो मेरा है वो है 20। ई में मेरा NPV आ रहा है 24। तो यहाँ मेरा आ रहा है NPV 20, यहाँ मेरा आ रहा है 24। दैट मीन्स इस ऑप्शन में अगर मैं इस ऑप्शन को फॉलो करता हूँ तो टोटल मुझे जो अमाउंट रिसीव होगा इट विल बी 44। ऑप्शन बी मैंने क्या किया कि सारे के सारे मैंने इसी में लगा दी, क्योंकि अगर मैं ए सी में लगाता हूँ, ई में लगाता हूँ, एफ में लगाता हूँ, तो सारे के सारे मैंने इसी में लगा दिए। तो मैंने डी में लगा दिए पूरे 100। तो डी में मुझे कितना रिटर्न आ रहा है 35। तो बी ऑप्शन तो ये है। सी ऑप्शन मेरे पास क्या बनता है, सबसे पहले मैंने पैसे सी में लगाए $40, और उसके बाद बचे हुए पैसे 60 के 60 मैंने किस में लगा दिए, एफ में, क्योंकि मेरे पास 60 बचे हैं 100 में से, पूरे 60 का मेरे पास एफ ऑप्शन है, तो मैंने एफ में लगा दिए पूरे 60। अब देखते हैं रिटर्न। 40 पे मेरे को आ रहा है NPV 20, 60 पे आ रहा है 18, तो यहाँ आ रहा है मेरे को रिटर्न 38। और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो सी और ई, सी और एफ, ई और एफ भी नहीं मैं कर सकता, क्यों, क्योंकि ई और एफ में 50 और 60 110 है, मेरे पास तो $100,000 ही है। सो दैट मीन्स यही 3 ऑप्शन मेरे पास है। तीनों से जब मैंने आंसर निकाला तो यहाँ मुझे टोटल रिटर्न आ रहा है 44, 90 इन्वेस्ट करके, यहाँ मुझे 35 आ रहा है 100 इन्वेस्ट करके, यहाँ मुझे 38 आ रहा है 100 इन्वेस्ट करके। तो आई विल टेक द ऑप्शन ए एज माई आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए आई विल चूज़, क्योंकि यहाँ पे 90 इन्वेस्ट करके मुझे 44 रिटर्न आ रहा है। तो सिंपल यहाँ पे हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से देखना है, एंड द बेस्ट ऑप्शन जहाँ से हमें बेस्ट NPV आएगा विथ लेस इन्वेस्टमेंट, वी विल चूज दैट ऑप्शन। सो गाइज, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, इन्होंने एग्जांपल जो कराया वो मैं कराऊंगा, बट जस्ट एन एग्जांपल कि मुझे अगर एक प्रोजेक्ट है, आई हैव 5 ऑप्शंस ABCDE, तो अगर मैंने ए प्रोजेक्ट लिया है तो मैं सी नहीं ले सकता, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों में सेम एसेट आता है, तो हम एक ही एसेट को यूज़ कर सकते हैं, क्यों सेम एसेट उस प्रोजेक्ट के लिए भी परचेज करें, जस्ट एन एग्जांपल। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स इफ़ यू आर टेकिंग ऑप्शन ए एज अ प्रोजेक्ट देन तुम सी में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और अगर तुम सी चूज़ करो तो यू कैन नॉट इन्वेस्ट मनी इन ए। ठीक है, सो दैट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। सो समटाइम द टेकिंग ऑन अ प्रोजेक्ट विल preclude the taking of the another. Example, they may both require use of same asset. In these circumstances, each combination of investment is tried and identified which earn the highest level of return. तो इस चीज़ को भी समझने के लिए इस चैप्टर की लास्ट टेस्ट अंडरस्टैंडिंग जो है वो करते हैं, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। सो क्वेश्चन इज, यूजिंग द सेम कंपनी इन्फॉर्मेशन एज ए, जो भी हमें ऊपर दिया हुआ था सारा कुछ, अ कंपनी हैज़ 1 लाख अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड हैज़, इसको मैं 1 लाख की जगह ना लेट्स पुट इट 100 और ये इन थाउजेंड्स,
100 available for investment and has identified the option following 5 investment to which all investment must be this. अब यहाँ पे लिखा हुआ है the additional factor to be considered that C and E are mutually exclusive. That means if you choose C, तुम E नहीं सिलेक्ट कर सकते, एंड अगर E सिलेक्ट किया तो C को सिलेक्ट नहीं कर सकते. हमें इन्होंने NPV PI ऑलरेडी बताया हुआ है, तो मैं रैंकिंग निकाल लेता हूँ. रैंकिंग 1, रैंकिंग 2, रैंकिंग 3, रैंकिंग 4, और इसको तो सिलेक्ट ही नहीं करना. तो अब अगर मैं लेट से ऑप्शन ए सिलेक्ट करता हूँ, ऑप्शन ए मेरे पास क्या है, ऑप्शन ए इज़ सी में मैंने 40 लगा दिए. अब सी का है दैट मीन्स मैं ई तो चूज़ कर ही नहीं सकता, तो बचा कौन सा, डी. तो मैं डी सिलेक्ट कर लेता हूँ. अब डी में मैंने लगा दिए 60. सो NPV मुझे कितना आएगा, 40 लगा के मुझे पूरा आएगा 20. यहाँ मुझे कितना NPV आएगा गाइस, ध्यान से देखना. 100 पे मुझे 35 आ रहा था, 100 पे मुझे 35 आ रहा था, तो 60 पे कितना आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 35. 100 पे मुझे 35 आ रहा था, तो 60 पे कितना आएगा, 60 डिवाइड बाय 100 इंटू 35. तो 60 डिवाइड बाय 100 इंटू 35 इट इज़ 21. तो 21 मुझे रिटर्न आएगा. सो दैट मीन्स इस केस में मुझे रिटर्न आएगा 41. अगर मैं ए ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो मुझे आएगा रिटर्न 41. ऑप्शन बी मेरे पास है पूरा से, अच्छा ऑप्शन ई बी है पहले ई. सो ई में मैंने लगा दिए 50. अब बचे मेरे पास 50, वो मैंने लगा दिए डी में, क्योंकि मैं ए तो सी तो सिलेक्ट कर ही नहीं सकता. तो पहले ई में लगाए 50, देन बचे हुए डी में लगा दिए 50. तो NPV अगेन 50 में लगा के मुझे मिला 24. यहाँ पे 35 डिवाइड बाय 2 ही कर लेता हूँ, क्योंकि आधे पैसे मैंने लगाए तो रिटर्न भी आधा होगा. तो 35 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 17.5. सो दैट मीन्स 17.5 प्लस 24 इट इज़ 41.5. तो यहाँ मेरा आंसर आ रहा है 41.5. ऑप्शन सी मेरा क्या होता है, पूरा मैंने डी में इन्वेस्ट करे, वहाँ मुझे आ रहा है 35. तो दैट मीन्स वहाँ तो रिटर्न कम ही है. अब गाइस देखो, भले ही मेरी रैंकिंग में सी सबसे ऊपर आ रहा था, बट जब मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ऑप्शन देखे कि सी में पैसे लगाए, अब ई में नहीं लगा सकता, तो थर्ड ऑप्शन बचा डी, बचे हुए डी में लगा दिए, इतना रिटर्न आ रहा है. यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ कि ये डिविजिबल नहीं है प्रोजेक्ट, तो मैं मान सकता हूँ कि मैं इसमें आधे पैसे इन्वेस्ट करके आधा रिटर्न ले सकता हूँ. इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला हुआ है कि प्रोजेक्ट हमारे डिविजिबल हैं, इंडिविजिबल नहीं है. अगर इंडिविजिबल होते तो फिर तो ऑप्शन ही कुछ ना बचता मेरे पास, तो 40 के बाद सीधा 60 बचता, ना इसमें लगा सकता था, ना इसमें. ठीक है, तो मैंने ऑप्शन सी में लगाया. अब ई नहीं यूज़ कर सकता, तो थर्ड रैंकिंग ये है, इसमें मैंने 60 लगा दिए. तो 100 पे अगर 35 आ रहा है तो 60 पे कितना आएगा, प्रोपोर्शन कर दिया, इतना रिटर्न आ रहा है. ऑप्शन बी में अगर तुम देखो मेरे पास रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें मैंने सी चूज़ ही नहीं करा, ई लिया और डी लिया. तुम देखो यहाँ मुझे रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स आई विल चूज़ ऑप्शन बी. मतलब पहले लगाऊंगा मैं पैसे ई में, देन लगाऊंगा मैं पैसे डी में. ये बहुत ध्यान से समझना है गाइस. इन क्वेश्चंस में हम जितने मर्जी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लें, लेकिन पॉइंट इज़ हमें लॉजिक्स यूज़ करना है कि पहले किस में पैसे लगा सकते हैं. हमेशा स्टार्ट वहाँ से करना है. ऐसा नहीं है ऐसे पहले इसमें लगा दो फिर इसमें लगा दो, नहीं. रैंकिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे. पहला ऑप्शन है सी, उसके बाद ई चूज़ नहीं कर सकते तो डी में लगा दिया, बचा हुआ पैसा सारा. ये ऑप्शन के बाद सेकंड रैंकिंग हमारे पास है सी, इसको सिलेक्ट किया. सी में पैसे नहीं लगा सकते तो हमने डी में पैसे लगा दिए. उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास बचा सीधा 3 पूरा 100, वो तो वैसे ही कम है, और एफ़ का तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो और नेगेटिव हो जाएगा, एफ़ तक तो पहुंच ही नहीं सकते. ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इज़ द बेस्ट चॉइस, तो बी इज़ द ऑप्शन. और इसी के साथ हमारे चैप्टर गाइस खत्म होते हैं. अब इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना. कोई भी डाउट्स हो, यू हैव द टेलीग्राम ग्रुप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन इट. चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम.